आने वाले 30 मिनट में या शायद उससे कम समय में हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पूरा बोलेंगे। इस समय मैं अपने स्टूडेंट्स को एक परमिशन देता हूँ, या ऐसा उनको बोल देता हूँ, परमिशन तो कौन होता हूँ देने वाला, बोल देता हूँ कि आप अपने अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। इसका मतलब कई बार फ्रेंचाइज में बैठे स्टूडेंट्स मेरी पूरी क्लास ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। उन्हें मना करता हूँ, पूरी क्लास ऑडियो रिकॉर्ड करने से मुझे तो नुकसान है, उसको छोड़िए, आपको ज़्यादा नुकसान है। आप इतने 12 घंटे थोड़ी पढ़ेंगे। आप 12 घंटे का ऑडियो लेके क्या करेंगे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में? इससे अच्छा आप 30 मिनट का ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हम लोग करा रहे हैं वो कर लीजिए। इसमें पूरा हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, आइए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये चैप्टर हमने पढ़ना शुरू किया सेक्शन 22 से। सेक्शन 22 में आपने क्या पढ़ा? एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी इज यूज फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तो इंपॉर्टेंट क्या था? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू मतलब क्या? इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस। इनकम अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस, यानी इसको आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो नोशनल इनकम। इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? जब हम लोग जीएवी निकालते हैं तो लिटरली हम लोग यही निकालते हैं। अब आप लॉजिकली भी समझ सकते हो जीएवी क्या होता है। पहले हम लोग निकालते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। यदि ये प्रॉपर्टी भाड़े पे कितने पे लदनी चाहिए, तो भाई भाड़े पे लदनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी भाड़े पे लदनी चाहिए लाख रुपया लेके 12 लाख रुपया। ओके, आपने कितने भाड़े पे दी? मेरा तो 70,000 में लगा, 840। जीएवी किस पे, टैक्स इस पे लगेगा। एनुअल वैल्यू क्या मानेंगे? विच एवर इज हायर, 12 लाख पे। तो सर मेरा तो 8,40,000 ही आया। भाई सुनो, एनुअल वैल्यू पे टैक्स है, इनकम पे टैक्स नहीं है। तुम्हारा कितना आया उससे कोई मतलब नहीं है, कितना आना चाहिए उससे मतलब है। बात लिया। दूसरी बात, सपोज आर आ रहा है 840 और मैंने भाड़े पे लगाया 12 लाख पे, तो लॉ बोलेगा भाई जब आप 12 लाख कमा ही रहे हो तो हम क्यों मान लेती है प्रॉपर्टी 840 पे लेट आउट हो सकती है? जब आप 12 लाख कमा ही रहे हो तो आप 12 लाख पे टैक्स दीजिए। तो हायर ऑफ द टू, दैट इज द लॉजिक ऑफ जीएवी, एनुअल वैल्यू। बट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसमें उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया। इफ स्टेप 2 इज लेस देन 1 बिकॉज ऑफ वैकेंसी, देन स्टेप 2 विल बी द जीएवी। Annual value of a house property. What is house property? Land surrounded by sufficient wall. A commercial house may not have a roof and any land appurtenant thereto. यानी open Eden Garden भी एक house property है, और cinema hall is a house property, hut is a house property, लेकिन tent या पूजा पंडाल are not house property. रूइंड हाउस, इनकम्प्लीट हाउस, हाउस हो सकता है यदि आप उससे कुछ इनकम डिराइव करो। यदि आप उससे इनकम डिराइव नहीं करते हो तो हम लोग बोलेंगे भैया इसका तो रीजनेबल रेंट जीरो होता है। जब प्रॉपर्टी खंडहर है तो कहाँ का रेंट मिलेगा? जीरो। इनकम्प्लीट हाउस पे म्यूनसिपल टैक्स भी नहीं लगता, तो म्यूनसिपल वैल्यू भी नहीं होती। बात लिया। नंबर 3, एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ओनर। तो ओनर में आपने 3 वर्ड सीखे, लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर, डीम्ड ओनर। लीगल ओनर मतलब जो प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूटली ओनर है और उसके पेपर वेपर सब ओके है, रजिस्ट्री उसके नाम पे है, म्यूटेशन उसके नाम पे है। बेनिफिशियल ओनर मतलब जो प्रॉपर्टी का ओनर है परंतु उसके पेपर में कुछ डेफिशिएंसी है। प्रॉपर्टी का ओनर है, खरीदा है प्रॉपर्टी, लेकिन उसके पेपर में कुछ गड़बड़ है, घोटाला है, इसलिए हम उसको लीगल ओनर तो नहीं बोल सकते, परंतु सिंस उसने प्रॉपर्टी पैसे देके खरीदी है इसलिए हम उसको बेनिफिशियल ओनर बोलेंगे और उससे भी टैक्स लेंगे। डीम्ड ओनर कुछ ऐसे सेक्शन 27 में केसेस डाले हुए हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो फिर भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स देना पड़ता है। ऐसे केसेस को हमने नाम दे दिया फिक्शनल ओनर या डीम्ड ओनर। पहला, if a person transfer his house property, if an individual transfer his house property to his spouse or minor child without adequate consideration, then the transferor shall be treated as deemed owner.
The marital relationship must subsist at the time of transfer and at the time of accrual of income. दूसरा, if a person is a holder of impartible estate, then the holder will be treated as deemed owner. If a person get possession of the property against part performance of the contractor, then the possessor of the property shall be treated as deemed owner under section 53A of Transfer of Property Act. Number 4, member of a housing society where house is allotted against membership, then the member shall be treated as deemed owner. Number 5, a lessee for 12 years or more shall be treated as deemed owner. Here the lease period includes renewal period. Clear? Chautha, annual value for house property shall be taxable under the head income from house property provided property is not used for own business or profession. यदि आप प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करते हैं तो फिर वो पीजीबीपी हेड में जाएगा. पहला, यदि आप अपने प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज करते हैं, पीजीबीपी हेड. यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को अपने पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में यूज करते हो और फर्म से कोई रेंट नहीं लेते हो तो पीजीबीपी माना जाएगा. तीसरा, प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने बिजनेस में यूज करते हो, इनडायरेक्ट भी बिजनेस में यूज करेंगे तब भी बिजनेस यूज माना जाएगा. चौथा, यदि आप हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट का ही बिजनेस करते हो और वही आपका प्राइमरी बिजनेस है तो पीजीबीपी हेड में ही जाएगा. पांचवा, यदि आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है तब उसकी एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगी. लेकिन इस केस में प्रमोटर्स को, कंस्ट्रक्टर को एक रिलैक्सेशन है कि 2 साल तक, 2 years from end of the year in which completion certificate is obtained, annual value of such property shall be treated as nil provided property is not let out. बात क्लियर? तो ये सेक्शन 22 हमने दम ला के पढ़ा. फिर हम लोग आ जाए 23(1) लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में. हमने लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट सीखा. जीएवी, लेस म्यूनसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स एसेट्रा, या एनएवी. इसमें से हमने स्टैंडर्ड डिडक्शंस माइनस किया और फिर हमने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया. आओ पूरा रिवाइंड करें. जीएवी में हमने सबसे पहले किया आरईआर, कंप्यूट म्यूनसिपल वैल्यू, कंप्यूट आरईआर दैट इज हायर ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट. म्यूनसिपल वैल्यू कौन सी म्यूनसिपल वैल्यू? ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू. Gross municipal value of fair rent whichever is higher, but RER cannot exceed standard rent. Step 2, calculate actual rent receivable minus unrealized rent. Actual rent receivable मतलब rent per month minus cost of amenities multiplied by number of month during which property was remained vacant is equal to actual rent receivable. Unrealized rent मतलब जब ये चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या? अनरिलाइज रेंट. टेनेंसी एग्रीमेंट इज बोनाफाइड. ऑल रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू रिकवर रेंट. ऑल रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू गेट प्रॉपर्टी वेकेटेड एंड द डिफॉल्टर इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी. क्लियर? नेक्स्ट, इन दोनों में से जो हायर है वो माना जाएगा जीएवी. लेकिन यदि स्टेप 2 स्टेप 1 से वैकेंसी के कारण कम है तो स्टेप 2 को जीएवी मानेंगे. वैकेंसी पीरियड मतलब वो पीरियड जिस समय आप प्रॉपर्टी से कोई भी बेनिफिट डिराइव नहीं कर रहे हो. क्लियर? इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है कि पहले आप आरईआर निकालिए एज यूजुअल. दूसरा आप निकालिए एनुअल रेंट रिसीवेबल. एनुअल रेंट रिसीवेबल में से अनरिलाइज रेंट माइनस कर दीजिए. एनुअल रेंट रिसीवेबल मतलब रेंट पर मंथ माइनस कॉस्ट ऑफ एमिनिटीज मल्टीप्लाइड बाई 12. लेकिन प्रीवियस ईयर 9 महीने का है तो मल्टीप्लाइड बाई 9. जितने महीने का प्रीवियस है मल्टीप्लाइड बाई दैट माइनस अनरिलाइज रेंट. अब इन दोनों में से जो हायर है उसको सेलेक्ट करिए और लेस करिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी. वैकेंसी पीरियड मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल रेंट रिसीवेबल. वैकेंसी पीरियड मल्टीप्लाइड बाई रेंट पर मंथ. इतना माइनस कर दीजिए. यहाँ तक क्लियर? जीएवी क्लियर? इस समय आपको जीएमवी एनएमवी का डिफरेंस भी क्लियर रखना चाहिए. जीएमवी एनएमवी का क्या चीज़ है भैया? जीएमवी और एनएमवी एक ही होता है यदि आपकी प्रॉपर्टी नॉन मेट्रो में है. लेकिन यदि आपकी प्रॉपर्टी मेट्रो सिटी में है तो रिलेशन ये है 90% ऑफ ग्रॉस म्यूनसिपल वैल्यू
इक्वल टू नेट म्यूनिसिपल वैल्यू प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स। ये जीएमवी एनएमवी का रिलेशन है। मेट्रो सिटी में ये अप्लाई करते हैं और नॉन मेट्रो सिटी में ये अप्लाई करते हैं। आई होप सबको क्लियर। हाँ बोलो। तो यदि आपको जीएवी निकालना है तो उस समय हम लोग म्यूनिसिपल वैल्यू की जगह क्या वर्ड यूज़ करेंगे? ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर एंड विच एवर इज हायर। सब में नहीं बोला हुआ है प्रॉपर्टी कहाँ पे है, तो हम लोग हमेशा मानेंगे नॉन मेट्रो सिटी और सिंपल रहेंगे। मेट्रो सिटी मतलब भैया कैलकाटा, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये सब मेट्रो सिटी है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आ जाए टैक्सेस बाय लोकल अथॉरिटी, यानी म्यूनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स। आपको दिन के 5 बातें याद रखनी है। इट इंक्लूड्स म्यूनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स। Number 2, these are computed as a percentage of municipal value. तीसरा, these are allowed on cash basis. चौथा, advance municipal tax is allowed. And पांचवा, बहुत important बात, कि it must be paid by owner. If it is paid by tenant, it is not allowed as deductions. Clear? आगे बात करें। फिर हमने किया standard deductions। आपको पता है 30% of NAV is allowed. यदि NAV नील या नेगेटिव है तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस विल बी 0, और स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउड हो गया, इसलिए अब आपको कोई रिपेयर, इंश्योरेंस, एनुअल चार्ज, रेंट कलेक्शन चार्ज एसेट्रा एसेट्रा नॉट अलाउड। चौथी बात में आ गए इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको दिन के 8 बातें ध्यान रखनी है। चलो 9 बातें करा दूंगा। पहला, इट इज़ अलाउड ऑन एक्चुअल बेसिस। दूसरा, लोन कैन बी टेकन फ्रॉम एनी वन। तीसरा, लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रिनोवेशन। चौथा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट्स व्हेन द लोन इज टेकन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड whichever is later. Post construction period starts when the year in which construction is completed will be fully taken as post construction period. Pre-construction period interest shall be allowed in 5 equal installment starting from the year in which construction is completed. Post-construction period का interest अपने अपने साल में allowed होगा. Penal interest is not allowed. Interest on interest is not allowed. Loan taken to pay interest is not eligible. Loan taken to repay the earlier loan shall be treated as continuation of the old loan and allowed. Processing fees shall be allowed. Commitment charges is not allowed. बात क्लियर? इस तरीके से आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक कर लिया। इसके नाम पे हमने बहुत सम बनाए। कुछ सम्स को ऊपर करो तो जाने लिखा हुआ है, वो सम आप जरूर से देख लेना। फिर हम लोग आज ये टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 23(2)(a। एक प्रॉपर्टी जिसमें ऐसी खुद या उसकी फैमिली रहती है और वो प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं हुई है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। 2 कंडीशन है, आप या उसकी फैमिली, आप या आपकी फैमिली उसमें रहती है और वो प्रॉपर्टी लेट आउट कभी नहीं हुई। बात क्लियर? दूसरा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का NAV माना जाएगा निल और इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा टू द मैक्सिमम ऑफ 30,000। लेकिन यदि आप ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा 2 लाख। कौन कौन सी 4 कंडीशन? लोन मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1499। लोन मस्ट बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेजेज। Construction must be completed within 5 years from end of the year in which loan was taken and lender certificate must be obtained. SSC के पास कोई भी 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती है एज पर हिज चॉइस। यदि उसके पास 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो किसी 2 को मानो सेल्फ ऑक्यूपाइड अपनी चॉइस पे, और बचे हुए को बोलेंगे डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट का ट्रीटमेंट होगा सेम एज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। इस पर हमने बहुत सारे सम बनाया, आप ज़रूर से देखिए। फिर आ गया अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 23(2)(b। यदि SSC के पास एक घर है जिसको उसने बनाया था या खरीदा था अपने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, लेकिन राइट नाउ बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रीजन वो किसी और प्लेस में काम करता है और किसी और के घर पे रहता है, किसी और के घर पे रहता है, तो फिर ये जो वैकेंट हाउस है इसको हम लोग बोलेंगे अनऑक्यूपाइड हाउस।
अनऑक्यूपाइड हाउस का ट्रीटमेंट विल बी सेम एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी दो अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की एनएवी मानी जाएगी नील, और दोनों मिला के इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा मैक्सिमम 2 लाख। लेकिन यदि लोन 1499 के पहले का है, लोन रिपेयर के लिए है, रिनोवेशन के लिए है, कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट नहीं हुआ था, एसेट्रा एसेट्रा, तो फिर 30,000 ही इंटरेस्ट अलाउड होगा। बात क्लियर? इस रिगार्ड में मैंने सम कराया था जिसमें मैंने 3 लोन दिलाए थे। पहला लोन 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, और दूसरे लोन में रिपेयर था, तो हमने बोला था दोनों मिला के 30,000 अलाउड होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। फिर हमने इसमें आपको ये भी बताया कि एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक घर अनऑक्यूपाइड है, तो ये हो ही नहीं सकता। 2 किताबों में लिखा हुआ है कि दोनों की एनएवी मिनिल मान लीजिए, बट मैंने आपको इंटरप्रेट करके बताया, मैंने आपको स्टडी मेट खोल के दिखाया कि ना, ऐसे नहीं हो सकता। अनऑक्यूपाइड हाउस को डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक घर अनऑक्यूपाइड, तो आपको अनऑक्यूपाइड को लेट आउट मानना पड़ेगा। लेकिन यदि 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो दोनों की एनएवी नील, 2 घर अनऑक्यूपाइड है तो दोनों की एनएवी नील। हाँ, आगे बढ़े। फिर हमने किया पीएसओ, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। हमने इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एरिया वाइज, टाइम वाइज। पहले कर रहे एरिया वाइज। यदि पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया वाइज है तो आप उसको 2 यूनिट मान लीजिए और 2 यूनिट में इनकम कंप्यूट करिए। यूनिट ए लेट आउट, यूनिट बी सेल्फ ऑक्यूपाइड। सारे डेटा को एरिया के रेशियो में बांट दीजिए, लेकिन एक्चुअल रेंट रिसीवेबल को मत बांटिए, वो सिर्फ लेट आउट पार्ट में आएगा। उसके बाद आप सोल्यूशन बनाइए, इनकम कंप्यूट करिए एज इफ यू आर हैविंग 2 हाउस प्रॉपर्टी, 1 सेल्फ ऑक्यूपाइड, 1 लेट आउट। यदि प्रॉपर्टी टाइम वाइज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफरेंट है। आप इस प्रॉपर्टी को पूरी की पूरी लेट आउट की तरह ट्रीट करिए। इसमें ध्यान रखिएगा कि आरईआर तो निकलेगा पूरे 12 महीने का, लेकिन एआरआर निकलेगा सिर्फ उतने महीने के लिए जितने महीने प्रॉपर्टी लेट आउट ही। और फिर इन दोनों में से जो हायर होगा वो ये भी मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड को वैकेंसी पीरियड नहीं मानेंगे। बात क्लियर? सिर्फ ये इकलौता केस है जहां पे यदि फेयर रेंट न दिया हो तो एक्चुअल रेंट के ऊपर बेस करके हम लोग फेयर रेंट डिराइव करते हैं। सिर्फ ये इकलौता केस है। याद आया? इस रिगार्ड में पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया वाइज में मैंने कई बार ऐसे सम बनाए जिसमें एक प्रॉपर्टी है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एरिया वाइज और 2 और प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो हम लोग क्या करते, इसके यूनिट ए को या यूनिट बी को, जिसको आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है, अब इन 3 में से किसी एक को मानते सेल्फ ऑक्यूपाइड, और किसी 2 को मानते सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक को मानना पड़ता डीम टू बी लेट आउट। वो सम्स आपको याद है। फिर हम लोग आ जाए 25A, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ एरियर रेंट। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट मतलब पुराना रेंट जो अनरियलाइज था, आपने डिडक्शंस क्लेम किया था, अब वो रेंट रिकवर हो गया। और एरियर रेंट मतलब कोई रेंट रिट्रोस्पेक्टिवली बढ़ के आपको मिला है, पुराने साल के लिए बढ़ के आपको मिला है, तो उसको बोलेंगे एरियर रेंट। अनरियलाइज रेंट हो या एरियर रेंट हो, ट्रीटमेंट एक ही है। 3-4 बातें ध्यान रखनी है। इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भले ही आपके पास उस समय कोई हाउस प्रॉपर्टी ना भी हो तब भी। दूसरा, इसमें से कोई खर्च अलाउड नहीं होता, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शंस अलाउड होता है 30%। तीसरा, इट इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, जब रेंट मिला तब टैक्सेबल। चौथा, लीगल एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं होता, यह अलग से कंप्यूट होता है। 4-5 हाउस प्रॉपर्टी के बाद नीचे रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट लिख के अलग से लिखते हैं, 30% माइनस कर देते हैं। फिर आपने किया सेक्शन 25, डिस अलाउड एक्सपेंडिचर। यदि इंटरेस्ट ऑन लोन आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया, उसमें टीडीएस नहीं काटा, और उस पेई का इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है, जिसको आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया उसका इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है। पहली बात, नो टीडीएस डिडक्टेड एंड पेई हैज नो एजेंट इन इंडिया। इन दैट केस ये इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा। आपने टीडीएस काट लिया तो इंटरेस्ट अलाउड है, पेई का इंडिया में एजेंट है तब भी इंटरेस्ट अलाउड है। दोनों चीजें नहीं हुई तो आपका इंटरेस्ट डिस अलाउड हो जाएगा। 26, को ओनर।
यदि एक ही प्रॉपर्टी के दो ओनर है तो दोनों जॉइंटली उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, पार्टनरशिप में उस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, फिर भी दोनों को हम लोग सेपरेटली टैक्स करेंगे एज इंडिविजुअल। दोनों की इनकम नॉर्मली कंप्यूट होगी। इस रिगार्ड में नोटेबल है कि यदि दोनों इस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं तो दोनों को 2-2 लाख तक का इंटरेस्ट अलाउड हो सकता है। यदि एक प्रॉपर्टी के 6 ओनर है, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा भाई, हम लोग 6 ओनर है उस प्रॉपर्टी के, और 6 ने अपने अपने बैंक से लोन लेके उस प्रॉपर्टी को बनाया है, तो 6 को 2-2 लाख का इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। प्रॉपर्टी 1, ओनर 6, इंटरेस्ट भी 6 बार अलाउड हो जाएगा यदि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट में तो इंटरेस्ट की कोई लिमिट ही नहीं है, तो फिर क्या बोलना, बात खत्म। को ओनर के बाद हम लोग आते हैं 27 डीम्ड ओनर, आपको बता दिया। इसके बाद हमने कुछ एक छोटी छोटी टॉपिक किए। डिस्प्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी, यदि एक हाउस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, 2 भाई लोग लड़ रहे हैं कि मेरी है मेरी है, तो उस केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु इज डिराइविंग बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। लेकिन यदि कोई भी बंदा बेनिफिट डिराइव नहीं कर रहा है तो डिपार्टमेंट प्रोटेक्टिव असेसमेंट करेगा, यानी एक बार किसी एक के हाथ में टैक्स लगा दे, एक बार दोनों के हाथ में टैक्स लगा देगा, लेकिन टैक्स रिकवर नहीं करेगा। जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा और फाइनलाइज हो जाएगा कि उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, उससे उस समय पूरा सारा टैक्स रिकवर किया जाएगा विथ इंटरेस्ट। क्लियर? फिर हमने टॉपिक किया फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी। क्या? फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी। फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी का ट्रीटमेंट विल बी सेम एज इंडियन हाउस प्रॉपर्टी, बट फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल ओनली इफ assessee is OR, ordinarily resident, or rent is received in India। आई होप मैंने जितना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया वो मैंने इस 20-25 मिनट में बोल दिया। आप सारे सम्स में करो तो जाने वाले सम्स जरूर करना, इंस्टीट्यूट के मैथ के सम्स जरूर करना, और मैंने जो स्पेशल बातें बताई वो ध्यान रखना, बहुत सारी बातें आज बताई।